हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया। आप लोग इस वक्त देख रहे हो मास्टर जी यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली और साथ ही डिस्कस करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपन ना 4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। आज का अपन का टॉपिक है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस सबसे पहली फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोर्स है जो कि एक मैग्नेट की वजह से लगती है। तो आगे देखते हैं क्या है। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। आप लोगों ने बचपन में थोड़ा सा एक गेम भी खेला होगा जिसमें आप ना दो मैग्नेट को पास लाते हो। तो आपने देखा दो मैग्नेट को जब पास लेकर आते हो तो क्या होता है, वो मैग्नेट एक दूसरे में फोर्स लगाती हैं। तो दो ही केसेस होते थे, या तो वो पास पास आ जाती थी या हो सकता है कि एक मैग्नेट के लाने पे दूसरी मैग्नेट दूर जाती थी। जितना पहली मैग्नेट को पास ले जाओ उतना ही दूसरी मैग्नेट दूर जाती थी। Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between two magnets? यानी कि उन मैग्नेट्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होती थी। तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोला जा रहा है? देखो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए बोला जा रहा है। क्या एक बात बताओ, एक मैग्नेट और जो दूसरी मैग्नेट है, क्या ये पास आ रही है? नहीं, पास नहीं आती। जैसे हम इसके क्लोज लाते हैं अपने आप दूर हो जाती है, पास आ जाती है, यानी कॉन्टेक्ट में नहीं होती। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोल रहे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहे हैं। You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. इस पॉइंट को याद रखना। आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि poles of two magnets repel each other unlike poles attract each other। अब आपके मन में आ रहा होगा जो pole of two magnet का मतलब क्या है। देखो, जो भी मैग्नेट होती है, मान लो ये एक मैग्नेट है, इसके दो पोल माने जाते हैं, यानी कि एक पोल ये नॉर्थ एक पोल साउथ। ठीक है, और मान लो यहाँ पे दूसरी मैग्नेट है कोई, इसका भी ये नॉर्थ इसका भी साउथ। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर सेम पोल होंगे, सेम पोल मतलब या तो ये नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो मैग्नेट दूर जाएगी। अगर इस वाले नॉर्थ के पास आप इस वाले नॉर्थ को लाओगे तो क्या होगी, मैग्नेट दूर दूर जाएगी। और इन्होंने बोला अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल का मतलब क्या है? जो अलग अलग पोल है, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर आप इस केस में दोनों मैग्नेट को पास लेकर आओगे बच्चों, तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए बोला कि अगर अपोजिट पोल है, अपोजिट पोल मतलब डिफरेंट पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, तो अट्रैक्ट होगा। अगर सेम पोल है, या तो साउथ इस वाले साउथ के साथ है या ये वाला नॉर्थ इस वाले नॉर्थ के साथ है, तो फिर मैग्नेट रिपेल करेगी। क्लियर है? डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कांटेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? क्या आप मैग्नेट को कांटेक्ट में लेकर आए इस फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए? नहीं लेकर आए भाई, दूर से पता चल जाता है। ठीक है, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट फोर्स लगा सकती है बिना ही कांटेक्ट में आए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो ये फोर्स लगाई एक मैग्नेट ने, वो किसका एग्जांपल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कि फोर्स मैग्नेट ने किसी भी आयरन के पीस पर लगाई, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। तो देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फोर्स। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbing with a sheet of paper। एक कोई straw है, ठीक है, straw जिसने एक्वायर कर लिया है चार्ज को। कब? जब आपने उसे शीट ऑफ पेपर से रब किया। Such a straw is an example। चार्ज बॉडी बच्चों क्या होती है? अभी चार्ज बॉडी को बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे हम, अभी हम इतना समझ सकते हैं। चार्ज बॉडी वो होती है जो किसी भी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आप लोगों ने बचपन में गेम भी खेला होगा, अपने स्केल को ना अपने ना सर में रब करो। जो स्केल होता है उसे कहाँ रब करो? अपने सर में रब करो। फिर ना स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लो। तो आपने देखा होगा वो जो स्केल होता था वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता था। वो अट्रैक्ट इसलिए करता था क्योंकि स्केल पर चार्ज आ जाता था। स्केल चार्ज बॉडी होता था। तो अभी आप क्या समझे? किसी भी चार्ज बॉडी को क्या समझोगे? जो किसी भी दूसरी बॉडी पे क्या कर लगा सके? फोर्स लगा सके। ठीक है, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी फोर्स लगाती है। चार्ज बॉडी बनती कैसे है? मैंने भी बता दिया। चार्ज बॉडी बनती है किसी भी चीज को रब करने से। जैसे अभी आपने स्केल को मैंने बताया कि बालों से रब करो, वो चार्ज बॉडी बन जाएगा। या इन्होंने जो स्ट्रॉ का एग्जांपल लिया, जो स्ट्रॉ को किससे रब किया? शीट ऑफ पेपर से रब किया, तो स्ट्रॉ क्या बन गई? चार्ज बॉडी बन गई। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे लर्न कर लेना। जो फोर्स लगाती है कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी पर या अनचार्ज बॉडी पर, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है,
दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। ये फोर्स तब भी लगती है जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती। जैसे मैंने स्केल वाला एग्जांपल दिया, आप स्केल को ना दूर से अगर किसी पेपर के पीस के पास ले जाओ, पेपर का पीस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा स्केल के पास बिना उसे टच किए। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स का, यानी विदाउट कांटेक्ट के फोर्स लग रही है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। The electrostatic force therefore is another example of non-contact force, यानी electrostatic force भी एक और एग्जांपल है non-contact force का। You will learn more about electric charge in chapter 15। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है एक और फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो फोर्स बात कर ली हमने, एक तो बात की अपन ने इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, एक की मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। नेक्स्ट है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या, ये भी बिना किसी कॉन्टैक्ट के फोर्स लगती है। यू नो दैट अ कॉइन और पेन फॉल टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड। मान लो आपके हाथ से, मान लो पेंसिल है, मेरे हाथ से स्लिप हो जाए तो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरती है। कोई पेन है या कुछ भी पेपर है वो स्लिप हो जाए हैंड से तो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। लीव्स एंड फ्रूट्स आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। और आप लोगों ने देखा जो भी पत्तियां होती हैं या कोई भी वो फ्रूट होता है वो ग्राउंड की तरफ जाता है जब भी किसी भी पेड़ से टूटता है। हाउ यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो, क्या आपको कभी सोचा आपने वाली चीज कि ऐसा क्यों होता है, ग्राउंड की तरफ ही क्यों आता है। ठीक है, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट। जब कॉइन आपके हाथ में था तब कैसा था, रेस्ट में था। एज सून एज इट इज रिलीज इट बिगिन टू मूव डाउनवर्ड। जैसे वो रिलीज होगा हमने हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा तो कहाँ मूव करने लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगो अ चेंज। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या ये बिना फोर्स के पॉसिबल है कि कॉइन नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, कॉइन नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ फोर्स है। विच इज दिस फोर्स, ये फोर्स कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है वो अर्थ की तरफ गिरती है, फॉल करती है क्योंकि अर्थ उसे पुल करती है, पुल देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों से भी बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। जो भी अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है और जो फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। कभी कभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना बोल के सिर्फ इसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब भी यही होता है कि वो एक फोर्स है। ठीक है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या, देखो मैग्नेट वाले केस में देखा था, मैग्नेट पास पास भी आ सकती थी, मैग्नेट दूर दूर भी आ सकती थी, यानी रिपेल भी कर रही थी। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है इसमें कोई भी चीज रिपेल नहीं होती। फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है, रिपेल नहीं करती। इसलिए इन्होंने बोला दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पर लगती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है हर वक्त हर किसी पे हर जगह लग रही होती है। वाटर बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। हमने देखा है जैसे हम टेप ओपन करते हैं, फॉल कहाँ, वाटर कहाँ की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, ग्राउंड की तरफ फ्लो कर देता है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो वाटर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से फोर्स, किसकी वजह से फ्लो कर रहा होता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फ्लो कर रहा होता है। आपने देखा नदियों में पानी बहता रहता है तो आपके मन में नहीं आता कि भाई नदी में जो पानी बह रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, कैसे बह रहा है, कोई क्या फोर्स लगा रहा है क्या पानी पे। तो जो फोर्स लग रही है पानी, वो कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वाटर क्या करता रहता है, रिवर के अंदर फ्लो करता रहता है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपन का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर से पहले ये भी पढ़ लो जो लिखा हुआ है, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ठीक है, ग्रेविटी ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है। आप लोग सोचो सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अर्थ की ग्रेविटी होती है, क्योंकि अक्सर हम यही तो बोलते हैं कि कोई भी चीज गिरती है तो अर्थ की तरफ जाती है, कोई भी चीज गिरती है तो अर्थ की तरफ जाती है। तो बहुत से बच्चों को लगने लगता है कि जो ये सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है, जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी, यानी कोई और नहीं लगाता। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो या ग्रेविटी हो, ये जो फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट लगाता है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। तुम्हारे मन में आ रहा हो क्या ये पेंसिल भी इस बुक पे फोर्स लगा रही है, भाई बिल्कुल लगा रही है। ये पेंसिल और बुक के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मेरा ये हाथ है, मेरे हाथ और इस बुक के बीच में भी भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कुछ बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है या बच्चों को लगता है सिर्फ और सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो क्लियर रखना, कोई भी बॉडी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है दूसरी बॉडीज पे। क्लियर है, हालांकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा कमजोर होता है कि हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते।
आप भी अपने एक दोस्त पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपके दोस्त को आपकी तरफ खींच ले या आपको अपने दोस्त की तरफ खींच कर ले जाए। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अर्थ नहीं लगाती। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स के अंदर सारी बॉडीज लगाती है। वो बात अलग है कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा वीक होता है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन का टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? You have learned in class 8 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी साइक्लोन आता है या कोई भी आंधी स्टॉर्म आता है तो क्या करता है वो रूफ वगैरह को भी उड़ा ले जाता है, काफी टॉप काफी सामान उड़ा ले जाता है, आपने देखा होगा। यू हैव लर्न दैट द विंड एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। जो इस विंड या साइक्लोन्स जो आते हैं ना वो किसकी वजह से आते हैं? डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, एक तरफ होता है हाई प्रेशर एयर का, एक तरफ होता है लो प्रेशर एयर का, तो उसकी वजह से साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या कोई रिलेशन है प्रेशर और फोर्स के बारे में? अब इनके मन में डाउट आ रहा है, तो देखते हैं कोई ना कोई रिलेशन अगर निकल कर आता है तो प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड, डिड यू सक्सीड? आप किसी भी नेल को लो और उससे वुडन प्लैंक में दबाने की कोशिश करो, उसे अंदर सेंड करने की कोशिश करो, उसे अंदर से फिट करने की कोशिश करो, क्या आप सक्सेस हो पाओगे? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब क्या करो, पॉइंटेड एंड की तरफ से उस नेल को अंदर करो उस वुडन प्लैंक के अंदर। तो आप लोग क्या देखोगे, कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या ये आपसे हो पाया इस टाइम? तो देखो बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अभी इन्होंने एक और एग्जांपल ले लिया, इन्होंने क्या बोला, ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ। ठीक है, एंड देन विद अ शार्प नाइफ। आप एक नाइफ लो, आप ना एक साइड जहाँ पे जो थोड़ा सा ब्लंट हो ना, जहाँ पे खुदरा टाइप हो, जहाँ पे शार्प ना हो, वहां से ना कुछ कटिंग करने की कोशिश करो और फिर आप कोशिश करो शार्प नाइफ से कट करने की। विच इज इजियर? आपको किससे इजियर होगा? ठीक है भाई, दूसरा एग्जांपल देख लिया। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड? आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। आपने देखा जब आपने नेल को, मान लो ये एक नेल है, तो आपने जब इस वाले पार्ट से नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, और एक आपने मान लो कि ये पिन पॉइंटेड है, इसकी तरफ से नेल को अंदर फोर्स लगाया, तो आपको कुछ फर्क लगा एरिया में? हाँ भाई बिल्कुल लगा, ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है और ये पॉइंटेड जो पार्ट है ये एरिया को कम कवर करेगा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो बच्चों याद रखना कि जो ये फोर्स लगती है किस पर लगती है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इसी को प्रेशर कहते हैं, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया, P = F अपॉन A। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर कब आएगा? जब फोर्स को आप डिवाइड कर दो एरिया से। तो आप लोग देख सकते हो प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर और साथ ही प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर भी। यानी कि भले ही आपकी फोर्स सेम हो, अगर एरिया डिफरेंट है तो प्रेशर भी क्या आएगा मेरे भाई? डिफरेंट आएगा। जैसे कि नेल वाले केस में था, आप नेल वाले केस में दोनों तरफ से वुडन के अंदर फिट करने की कोशिश करो, आप फोर्स तो सेम ही लगा रहे थे ना, फर्क किसका आया? एरिया का आया। जहां पर एरिया कम हुआ वहीं प्रेशर बढ़ गया। तो याद रखना प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है बच्चों? प्रेशर और एरिया में ये रिलेशन है कि आपका जैसे ही एरिया ज्यादा होगा प्रेशर आपका कम हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होती है फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे ही समझ लो जो ये प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एरिया के बढ़ने पर। एरिया आपका जितना ज्यादा कम होगा, एरिया आपका जितना ज्यादा कम होगा, प्रेशर आपका उतना ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ से कंक्लूजन निकल आया कि एक शार्प पिन को किसी भी वुडन ब्लॉक के अंदर फिट करना बहुत ही आसान है क्योंकि उसका एरिया बहुत कम होता है। क्लियर है? At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। ठीक है, इस स्टेज पर हम जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी परपेंडिकुलर कर रहे हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, इसी भी समझ लेते हैं। I now understand why porters place a round piece of cloth on their heads। आप लोगों ने देखा होगा जब भी ये लोग कुछ भी सामान अपने हेड पर उठाते हैं तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक गोल कपड़ा लेकर अपने सर पर रख लिया है, उस कपड़े के ऊपर इस सामान को रखा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? When they have to carry heavy loads, by doing this they increase the area of the contact of the head with their head, so the pressure of their head is reduced and they find it easier to carry the load। देखो ऐसा क्या हुआ, जैसे इन्होंने इस कपड़े को रोल करके रखा तो एरिया बढ़ गया। अब जो ये फोर्स लगा रहा था, ये बैग और ये सूट के जो फोर्स लगा रहा था लार्जर एरिया में लगाएगा,
हम लोगों ने अभी भी देखा कि P इक्वल टू क्या होता है F अपॉन A, मतलब एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम। तो इसने क्या किया, इस रोल जो ये स्वापी होगी इसकी या कोई भी कपड़ा होगा जो रोल बना के इसने अपने सर पर रख लिया, इससे क्या फायदा मिला, इससे फायदा ये मिला इसे कि इसका एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो फोर्स तो वही है, सूटकेस और बैग दोनों में फोर्स तो वही है, लेकिन एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, note that the area is in the denominator in the above expression, so the smaller the area larger the pressure on the surface of the same force। ये मैंने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया, इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट आपको समझाया, P इक्वल टू F अपॉन A। इन्होंने कहा है एरिया आपका जितना ज्यादा कम होगा, यानी डिनोमिनेटर आपका जितना कम होगा, प्रेशर आपका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स, यानी कि सेम फोर्स के लिए, यानी फोर्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया और प्रेशर की बात करें, फोर्स सेम रखो, एरिया को बढ़ा दो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ाने पे प्रेशर, एरिया बढ़ाने प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम करने पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। आपने देखा जो पॉइंटेड एंड की जो नेल थी उसका जो एरिया था बहुत ही ज्यादा कम था, किसके कंपेरिजन में, जो उसका हेड था। इसलिए नेल आसानी से उस वुडन प्लैंक के अंदर जा पाई, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, एरिया कम हो गया। ठीक है, द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस द प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक, यानी कि जो सेम फोर्स पहले हेड की तरफ से लग रही थी वही फोर्स सफिशिएंट रही इसको नेल को अंदर करने में, किस साइड से, पॉइंटेड एंड से। ठीक है, तो सेम फोर्स रही, सिर्फ हमने क्या किया, उसका एरिया, कम वाला एरिया उस वुडन प्लैंक के अंदर शिफ्ट किया, तो अपन की आराम से वो शिफ्ट हो गई। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर्स बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट द थिन स्ट्रैप। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं उसमें ब्रॉडर स्ट्रैप होती है, थिन स्ट्रैप क्यों नहीं होती। देखो थिन स्ट्रैप क्यों नहीं होती, आप लोग अगर बैग को अपने कंधे पर टांगोगे तो आप लोगों ने एक ऑब्जर्व किया होगा कि वो ब्रॉडर स्ट्रैप होती है तो उसका क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है, यानी कि वो मोटी होती है। मान लो इतनी मोटी है, ठीक है, अगर इतनी मोटी है तो उसका क्या होगा, एरिया बढ़ गया। तो जो फोर्स है आपके बैग की वजह से, यानी बैग में जो बुक्स रखी हुई है उसकी वजह से जो फोर्स है आपके जो शोल्डर पर लगेगी, एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मान लो थिन स्ट्रिप हो, मान लो इतनी पतली सी बैग की स्ट्रिप है, तो बुक्स तो आपकी वही है, बुक तो फोर्स लगाएंगी, लेकिन वो फोर्स जो होगी वो कम एरिया पे लगेगी, और कम एरिया पे फोर्स लगने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी शोल्डर्स में। इसलिए आपके बैग की जो स्ट्रैप होती है वो क्या होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, Why the tools mean for cutting and pursing always have sharp edges। आप लोगों ने देखा जो भी कटिंग टूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प एजेस के होते हैं। ठीक है, Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depend on the area on which the force act? Let us find out। अब ये कोशिश कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने नेल की स्टडी की थी, ठीक है, अब ये लोग बात करें क्या ये लिक्विड और जो गैसेस होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं एक दूसरे पर, क्या ये भी एरिया पे डिपेंड करते हैं। मान लो कि कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस जो है किसी कंटेनर में शिफ्ट की गई, मान लो इसी में ट्यूब में डाली गई है, तो क्या ये भी फोर्स लगाएगी और क्या ये एरिया पे डिपेंड करेगी। तो अपन का नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।